हाँ जी, लास्ट टाइम हमने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे थे, राइट। और लास्ट टाइम हमने किया था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, और उसके बाद रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। नेक्स्ट आ गया सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम थोड़ा म्यूट है। अच्छा, अब ठीक है। हेलो। हाँ, अब ठीक है। आ रही है मैडम आवाज। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये यस मैम, बताओ। नाउ इट्स ओके। छोड़ो छोड़ो। अब ये बताओ, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाले में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन होती है? बोलो जी। जब हम मैम एक्स वाई में लेमडा एक्स पुट करते हैं, लेमडा एक्स लेमडा वाई पुट करते हैं, तो लेमडा की पावर कुछ आ जानी चाहिए और जो फंक्शन एज इट इज आ जाना चाहिए। हाँ, गुड गुड गुड। तो मैम लैम्डा की पावर 0 ही होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है वैसे तो। सॉल्यूशन के लिए कुछ भी हो सकता है, बट डिपेंड अपॉन क्वेश्चन, वो जैसा भी आपको क्वेश्चन देंगे वो सॉल्वेबल होगा। ठीक है, कुछ नेसेसिटी नहीं है ऐसी। तो dy ओवर dx लाइक y प्लस एक्स ओवर y माइनस एक्स। ठीक है। जस्ट चेक whether this function is homogeneous function or not. Yes, it is a homogeneous function. तो जब भी यहाँ इधर वाला होमोजीनियस फंक्शन मेरा आ जाए, तो हर होमोजीनियस फंक्शन, एवरी होमोजीनियस फंक्शन कैन बी represented as x raised to power n phi of y over x। मतलब उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y ओवर x, बाहर x की पावर कुछ आ जाएगी। ठीक है। और या y की पावर n बाहर निकाल लो, फंक्शन ऑफ x कोमा y फॉर्म में दिख लेगा। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर लो, क्वेश्चन दोनों से ही हो जाएगा। इसमें आप क्या करते हो, अगर ऐसा रिप्रेजेंट करते हो तो क्या करते हो, y ओवर x को भी पुट कर लेते हो, और इस केस में x ओवर y को भी पुट कर लेते हो। ठीक है। अब आपके पास इस क्वेश्चन में भी दो ऑप्शन है, चाहे आप बाहर y निकाल लो चाहे x निकाल लो, दोनों से क्वेश्चन हो जाएगा। x निकाल लो तो y ओवर x माइन प्लस वन, नीचे से x निकाला y ओवर x माइनस वन। ठीक है। x से x कटा, तो ये y ओवर x फॉर्म का बन गया ना, ये देखो y ओवर x का। तो हम क्या पुट करेंगे, y ओवर x को क्या पुट कर देंगे, v। यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, vx। इसको डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ये आ गया। ठीक है। अब dy ओवर dx की वैल्यू यहाँ पे रख दो, और उधर वाली साइड हर जगह y ओवर x की जगह v रख दो। ये आ गया। अब इसको उधर ले जाओ, क्योंकि सेपरेबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। हम इस इक्वेशन को आपने होमोजेनियस इसलिए बोला कि ऊपर और नीचे y प्लस एक्स को मिला के पावर सेम है। ऐसे भी कह सकते हो, क्योंकि मैंने कल आपको कराया था कि जब आप फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में देख रहे हो, तो यहाँ पे भी पावर मानना है, यहाँ पे भी पावर मानना है, ऐसे भी देख सकते हो। और एक दूसरा बताया था, एक्स की जगह लैम्डा एक्स कर दो, वाई की जगह लैम्डा वाई, वो तरीके से भी देख सकते हो। ठीक है। ओके मैम।
और यहाँ आ गया dx ओवर x। वेरिएबल सेपरेट कर दिए। अब देखो इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर कर दूं तो, अगर नीचे वाले को t पुट कर दूं तो -2b प्लस b इंटू डी वी इक्वल टू डी टी। ये आ गया। यहाँ से -2 बाहर निकालो, b -1 डी वी। ये मेरा क्या बन गया, डी टी -1/2 इंटीग्रेशन टी। हाँ जी, इधर इंटीग्रेशन क्या बनी, log x। जब भी हम log x वाले क्वेश्चन करते हैं जिनमें बहुत सारे log आता है, हम जस्ट ट्राई करते हैं कि log c इंक्लूड कर ले रेदर देन c, क्योंकि ये इकट्ठे होके log x c बना देते हैं और आगे फर्दर कैलकुलेशन भी इजी रहता है। तो यहाँ पे आ गया -1/2 log, हाँ जी, t की वैल्यू क्या है मेरे पास, log xc। सो फाइनली वी गेट, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे log से log इधर कट जाएगा क्योंकि मैं -1/2 ऊपर ले गई। तो दिस इज माय आंसर। v की वैल्यू दोबारा से क्या पुट कर दोगे आप, y ओवर x। देखो जी, क्लियर है डी ओवर डी टी कैसे आया? क्या? डी ओवर डी टी ओवर डी टी। इसको मैंने t पुट किया ना, ऊपर dv ये बन गया। ओके मैम। ठीक है जी। अभी तक हमने कौन कौन से मेथड किए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को सॉर्ट करने के? हाँ जी, पहले तो सिंपल इंटीग्रेशन, फिर क्या मैम कराया मेरा था नेट, इसके बाद? इसमें मैम मेरा नेटवर्क चला गया था, उस क्वेश्चन का लास्ट में आंसर क्या आया था? आप फिर रिकॉर्डेड देख लेना प्लीज, एक्चुअली मुझे आंसर याद नहीं लास्ट में। ठीक है, ओके मैम। कुछ ऐसे करके था 1/√- v स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 xc, और v की वैल्यू y ओवर x पुट की थी। ओके मैम ओके। सिंपल इंटीग्रेशन से किया, फिर हमने वेरिएबल सेपरेबल किया। वेरिएबल सेपरेबल के बाद हमने रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल किया। इसके बाद आज हमने स्टार्ट किया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, पर सिर्फ किसमें, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में। ठीक है, मेक श्योर कि हमने ये किया था। उसके बाद नाउ वी आर डूइंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें दो कैटेगरीज हैं। एक इसमें है बर्नौली और एक है लैग्रांज इक्वेशन। ठीक है, दोनों ही कर रहे हैं। पहला ये देखो, पहले वाले लैग्रांज डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, dy ओवर dx प्लस dy इक्वल टू क्यू फॉर्म का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे जो p और q है, दे आर फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, इस टाइप का। और ऐसी ही इक्वेशन आपको आ सकती है dx ओवर dy प्लस px इक्वल टू q। Here p and q are the function of y।
ठीक है जी। तो इस केस में क्या होता है, फर्स्ट केस में हम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ये मान लो दूसरा है। फर्स्ट केस में IF क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e रेज टू पावर t dx। क्यों? क्योंकि p इज अ फंक्शन ऑफ x, तो उसको विद रिस्पेक्ट टू x से इंटीग्रेट करेंगे। दिस इज माय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देन सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, हाँ जी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस 3। और दूसरे केस में, हाँ जी सेकंड में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या होगा, e रेज टू पावर q dy, सॉरी p dy होगा, तो p ही, पर अब ये फंक्शन ऑफ y है तो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे। सोल्यूशन क्या बनेगा इस केस में, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस 3। फॉर्मूला लिखो, फिर दोनों के क्वेश्चन करो। मैम फर्स्ट वाला जो क्यू के इक्वल है वो लग्रांजे है। ये दोनों ही लग्रांजे हैं, अभी लग्रांजे ही कर रहे हैं। हाँ जी कर लिया। यस मैम। यस मैम। हाँ जी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले p वाले की फंक्शन होगा आ मैम। जाएगा 1 हाँ अपॉन जी, x कौन सी टर्म? एंड q फंक्शन x एक्स स्क्वायर स्क्वायर। हाँ एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने को x आ जाएगा। हाँ अब सारे ऐसे ही हाँ कर रहे जी। हैं ना। वैसे एक बात सुनो, मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया, ठीक है आपको आता देखते ही आप कर लोगे, पर आप एक मिनट ये भी ध्यान दो कि यहाँ पे अगर आप y चेक करो, y क्या है, c ओवर x है। यहाँ पे y चेक करो क्या है, x ओवर c, कांस्टेंट है ना। एक बार ना दोनों को इसमें पुट करके देखो कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। y यहाँ पे रखना, कितना आया, y का डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो कितना आया, 1 ओवर c। यहाँ पे y की वैल्यू रखी तो x ओवर c डॉट x कट गया तो 1 ओवर 2c आ गया। क्या वो इक्वल टू x स्क्वायर आया? नो मैम। तो पक्का ये तो नो। आंसर होगा। ठीक है, फिर इसका देखो, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करना आता है विच इज वेरी इजी, माइनस सी ओवर एक्स स्क्वायर सबको याद होगा। y की यस वैल्यू मैम। जब मैंने पुट की, y की वैल्यू जब मैंने पुट की तो सी ओवर एक्स स्क्वायर, देखो ये कट के कितना आया, 0 इक्वल टू कल 0। आया एक्स स्क्वायर, नो मैम। नहीं आया। अब 100% यही आंसर, समझे कि नहीं। अब आप इसको बाय मेथड करके देख लो। हाँ जी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा,
e raised to power x 1 by अपॉन x एक्स dx e raised to power log e x raised to power log x log x equals only x. x आ गया। ठीक है, अब आपको दिख ही रहा होगा क्या हमने सोल्यूशन कैसे लिखा है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। अब कौन इसको सॉल्व करेगा, सीधे ही देख लो ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है एक्स, एक्स क्यूब हो गया, एक्स 4/4, तो ये आंसर। मतलब ज्यादा पेन ना ही उठाओ पेपर में तो ज्यादा अच्छा है, लिखना नहीं है, ना ही लिखा हुआ किसी ने चेक करना है। मतलब सिर्फ फॉर्मूला जैसे ही देखोगे कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, q की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक एक्स और आ गया, क्यूब बन गया, क्यूब की इंटीग्रेशन 4 हो गई, बस खत्म। ये आंसर है। थोड़ा सा वेरीफाई करना होता है कि सच्ची में में ये है मैम कि नहीं, क्योंकि वहां पे डी ऑप्शन नन ऑफ दीज भी पड़ी है। हाँ मैम जैसे फर्स्ट ऑप्शन हमने बाकी ऑप्शंस में पुट किया, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन भी पुट करें तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा ना, y x उधर ले जाएंगे फिर y की वैल्यू ओवरऑल पुट करेंगे उसमें। हाँ, y की ये करके भी देख लो, थोड़ा लंबा था तो मैंने एक बार स्किप कर दिया। डिवाइड बाय x किया तो यहाँ क्यूब हो जाएगा, c ओवर x हो जाएगा, डेरिवेटिव कर दो 3x² by 4 माइनस c ओवर x², y की वैल्यू यहाँ रखी, y को x से डिवाइड करो तो कितना आया स्क्वायर बाय 4 x²/4 c ओवर x। x स्क्वायर। ये जो मैंने निकाला था, ठीक है, ये y ओवर x इक्वल टू x² आ रहा है। यस मैम आ रहा है। माइनस सी मैम ओवर एक्स। पॉजिटिव ही है ना वो, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 4x स्क्वायर ही बनेगा। क्या, हाँ ठीक है, ये तो x² ही बन गया, और यहाँ पे जब मैं लास्ट सी ओवर एक्स चेक का डेरिवेटिव किया तो ये डिवाइड बाय x किया तो c(x²), ये कट गया, x² आंसर आ गया। देखो देखो अगर कोई डाउट है। हाँ नरेंद्र क्या कह रहे थे। हाँ जी मैम, वो लास्ट वाला ही कहता है कि x² हाँ आना है। c/x² बनेगा, कट जाएगा, x² आंसर आ गया। तो तीनों में से पहली ऑप्शन ठीक है। मैम और एक ये डाउट था, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन अभी होमोजीनियस वाला किया था, हम्म, हमें पेपर में कैसे देख के पता लगेगा कि वो वैसे भी सॉल्व हो सकता है और ऐसे भी मैम। यही डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ी सी दिक्कत है, दिक्कत भी नहीं बोल सकते। आप जब क्वेश्चन देखोगे फर्स्ट साइड में पेपर में, तो आपको देखते ही जज होना चाहिए कि आप इसको कैसे करो कि इजी हो जाए। तभी मैं पहले देखो पहला प्रोसीजर यही लिखवाती हूँ कि सिंपल इंटीग्रेशन। ऐसा ना हो एक सिंपल सा इंटीग्रेशन करना था, आप उसको एक बड़े बड़े मेथड से कर रहे हो। गेटिंग मी और नॉट, मैम समझ आ रही है। तो ट्राई करो कि आप पहले सिंपल इंटीग्रेशन से क्वेश्चन हो रहे, फिर आप देखो कहीं वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं, सिंपल y और x अलग अलग करके इंटीग्रेट करके हो रहा हो। फिर रिड्यूसिबल वाला देखो, होमोजीनियस वाला केस तो पता ही है, दोनों साइड डिग्री एक जैसी हो, ठीक है। और उसके बाद ये दो फॉर्म्स आ गई आपके पास। ये तो रहेगा फर्स्ट, जो फर्स्ट ऑर्डर है ना वो बहुत लंबा है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। अभी भी इसके नीचे और भी क्वेश्चन एक दो टाइप्स पड़ी है, तो जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन इजीली कर पाते हो। बाकी इतना लेवल नहीं है आपके पेपर का कि उसको आपको करने में बड़ी दिक्कत आए। प्रीवियस ईयर डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं, आपको बता देंगे, ठीक है। वैसे भी जो आपकी असाइनमेंट है उसमें प्रीवियस ईयर सारे ही हैं। नेक्स्ट आ गया बर्नौली।
हाँ जी, बर्नौली देखो पहले है क्या। इसमें क्या होता है आपके पास, यहाँ पे लिख रही हूँ बर्नौली, dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू क्या होता था, लैग्रांजेस इक्वेशन। अब यहाँ अगर ऐसा फॉर्म हो तो लैग्रांजे लग जाती है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, y रेज़ टू पावर n। अगर ये आ गया तो प्रॉब्लम आ गई ना, तो हम y रेज़ टू पावर n से पहले इसको डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आया मेरे पास, dy ओवर dx 1 ओवर yn p ओवर y n माइनस 1 इक्वल टू q। आगे अब ये देखो कि p के साथ क्या होना चाहिए था कि लैग्रांजे से सॉल्व हो जाए। बोलो p के साथ क्या होना चाहिए, p के साथ y होना चाहिए ना। अब यहाँ p के साथ क्या है मेरे पास, 1 ओवर y रेज़ टू पावर n माइनस 1। इस p के साथ ये बैठा है, तो इसको अब हमने सिर्फ y फॉर्म में देखना है, तो t पुट कर लो, इंटीग्रेट करो बोथ साइड, कितना आया, सॉरी डेरिवेट करो कितना आया, इसका डेरिवेटिव कितना आया, माइनस n प्लस 1 आगे, एक कम किया तो y रेज़ टू पावर n नीचे, dy इक्वल टू dt, मतलब कि dx। जहां पे भी dy ओवर dx है उसको आप इस फॉर्म में, सॉरी एक मिनट, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर y रेज़ टू पावर n dy ओवर dx, नीचे आ गया ये 1 माइनस n dt बाई dx। मतलब जो ये वाली चीज है उसको मैं इससे रिप्लेस कर सकती हूँ। ये देखो ये सारा यही तो पड़ा है, इसको आप किससे रिप्लेस करोगे, 1 बाई 1 माइनस n dt बाई dx, फिर साथ में p इंटू टी, क्योंकि इसको मैंने t पुट कर लिया था, इक्वल टू q तो वैसे ही रहेगा। देखो ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, dt बाई dx, 1 माइनस m ऊपर ले जाओ इसको, 1 माइनस m t 1 माइनस n q। अब दोबारा से ये लैग्रांजे बन गई ना, तो आप इस क्वेश्चन कैसे करोगे बोलो, इसको कैसे करोगे। इसमें मैम हाँ जी, मैम एक छोटा सा डाउट और था, जैसे हम्म, हमने यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कर रहे हैं, हम हम्म। लीनियर उनको नहीं बोलते जिनमें dy बाई dx की पावर भी 1 हो और y की पावर भी 1 हो और उनके कोफिशिएंट भी 1 ही हो। हाँ तो उसमें रिड्यूस कर रहे हैं ना, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन किए थे वो बताओ लीनियर थी कि नहीं थी, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था वो लीनियर था। मैम उसमें हमारे पास उसमें p था ना, तो वो कोफिशिएंट 1, वही थोड़ा सा डाउट हो रहा है। कोफिशिएंट 1 नहीं, डिग्री 1 होनी चाहिए, ओके कोफिशिएंट तो मैम, 1 था ही। ओके मैम। ध्यान से चेक करो, कोफिशिएंट 1 कहा था कि डिग्री 1 कही थी। मैम पिछली इक्वेशन जैसे हमारे पास थी डिग्री dy, 1 पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ x 1 ਹੀ है। मेरी बात तो सुनो, मैं ये कहती हूँ कि जो अभी इससे पहले मैंने लैग्रांजे वाला क्वेश्चन कराया था, क्या उसमें dy ओवर dx और y की डिग्री 1 थी कि नहीं थी, थी मैम। 1 ही है। तो वो लीनियर था कि नहीं। यस मैम। हाँ, अब ये दूसरा बर्नौली जो है इट इज रिड्यूसिबल टू लीनियर, जैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है, दिस क्वेश्चन इज नॉट एक्चुअली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। यहाँ पे भी देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे y की कुछ पावर आ गई है। अब जब मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, नाउ जस्ट टेल मी वेदर इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। अब तो है मैम। दैट्स व्हाई मैंने बस इसको वैसे इस कैटेगरी में डाल दिया, जो बर्नौली का क्वेश्चन है उसको हम रिड्यूस कर लेते हैं लीनियर में, ठीक है, समझ आया। मैम बट ये जब ये जो आपने नीचे सारा लिखा है ना मैम, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार सिर्फ लिखे लिखाए में दोबारा से आप एक्सप्लेन कर सकते हो हाँ हाँ जल्दी। कर देती हूँ, ये देखो आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, dy ओवर dx py q इंटू y रेज टू पावर n, ठीक है, यहाँ पे ये y रेज टू पावर n एक्स्ट्रा होगा, तो आप इसी से क्या कर दोगे, डिवाइड करके
डिवाइड करने के बाद आपने देखा p के साथ क्या बैठा है 1/y, नीचे है y रेस्ट पर n माइनस 1, जबकि होना क्या चाहिए लग्रांजे में, अगर आपको याद हो p के साथ सिर्फ y होना चाहिए। यहाँ p के साथ क्या है 1/y n माइनस 1, तो साथ में मल्टीप्लाई में होना चाहिए ना। तो आप इस सारे को जो ये है 1/y n माइनस 1, इसको t पुट कर दोगे तभी यहाँ पे p इंटू टी आएगा ना इस फॉर्म का, है ना। तो मैंने इसको टी पुट कर दिया, जैसे टी पुट करके डेरिवेट किया और इसमें दोबारा से पुट किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/1 माइनस एन डी टी बाई डी एक्स, ये आ गई पी इंटू टी क्यू आ गया। 1 माइनस एन तो कांस्टेंट है, एन क्या है यहाँ पे एनी नंबर, 1 माइनस एन कांस्टेंट हुआ, तो ये देखो ये बन गया अब, ठीक है। ओके मैम। अब आप सारे बताओ, सिर्फ आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि जो बर्नौली है वो किस में चेंज होती है। क्विकली आपको सीधा ये याद होना चाहिए नीचे वाला, जल्दी से बताओ कि बर्नौली का फॉर्मूला फिर लास्ट में क्या बना। इट चेंजेस टू डी टी बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन फिर p इंटू टी इक्वल टू क्यू, है ना। अब इसमें भी देख के बताओ जल्दी से कौन क्या है। y बैठा है यहाँ पे, जो साथ में 2x क्यू है के वो क्या साथ है, भी 1 माइनस ये p है, और ये मेरे पास क्या है q। जो यहाँ पे y स्क्वायर एक्स्ट्रा बैठा है वही तो बर्नौली वाला y की पावर n है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2, क्यू है के ना। साथ 1 माइनस एन नहीं आएगा? साथ भी कैसे, 1 माइनस एन था ना। हाँ 1 माइनस एन, ठीक है। तो ये हुआ डी टी बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन, एन की वैल्यू 2, p इंटू टी क्यू माइनस 1, ये आ गया। अब जल्दी से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ। जो y के साथ बैठा होता है सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जाता है e रेज टू पावर माइनस पी डी एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 आ गई। e रेज टू पावर माइनस p की वैल्यू कितनी है 2x dx, so finally it become ये आ गया। पी क्यू दोनों की वैल्यू हमने सेम सेम नहीं माइनस हो कब गई लिया था? दोनों। हमने पिछली बार तो पॉजिटिव लिया था मैम हमने। क्या क्या पिछली बार जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया था लेग्रांजे में तब हमने e की पावर p dx ही लिया था मैम। अब p के साथ भी तो देखो क्या बैठा है 1 माइनस 2 बैठा है, अगर ये ओके सारा मैम, ही लोगे ना अब तो। ओके मैम, ओके ओके। एक मिनट मैं दोबारा से कर, तो ये बन गया डी टी बाई डी एक्स 1 माइनस 2 माइनस p की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2x, t q की वैल्यू कितनी है 2x, ये आ गया। अब t को छोड़ के बाकी सारा p ही होता है, ये आ गया। अब क्या बना फॉर्मूला, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ना, y की जगह क्या है t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है ये इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। यहाँ पे t पुट करके ये इकट्ठा डेरिवेटिव बैठा है ना, तो कितना आया इंटीग्रेट करके माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस सी। यहाँ पे t की जगह क्या पुट किया था हमने, t हम किसको पुट करते थे y स्क्वायर को, 1/y स्क्वायर। 1/y को, तो t की जगह क्या आ गया 1/y e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, देखो
हाँ जी, यही आंसर है। देखो जी, अगर कुछ पूछना है। ठीक है, हम टी हमेशा 1/y पुट करना है। हमेशा कैसे बच्चे, y रेज टू पावर n से डिवाइड कर रहे हो, तो मेरे पास तो यहाँ साइड में y स्क्वायर था। तो फिर 1/y² आएगा ना। नहीं बच्चे, 1 ये बाय y देखो की पावर n-1 थी। अच्छा ठीक है। 2xy था, यहाँ पे 2xy², y² से डिवाइड किया तो 2x/y आया, 2x आ गया। अब ये p होता है, p के साथ वाला जो भी हो उसको पुट करते हैं, 1/y को t पुट करते हैं। और मेथड में अगर आप देखो जो भी लिखा था उसमें y रेज टू पावर n-1 -1 को टी पुट करना। t पुट करते हैं। अब मेरे केस में n की वैल्यू 2 थी, तो 1/y t आ जाएगा। इस तरह का कोई रट्टा ना मारो प्लीज, बाय मेथड चलो। हमारे केस में y² चल रहा है। मैम बर्नौली से पहले क्या क्या हो गया था? लैग्रांजे बर्नौली होमोजेनियस। हाँ जी, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हर dy/dx इक्वल टू फंक्शन xy, इस टाइप का क्वेश्चन कैन बी चेंज इनटू mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हम बदल सकते हैं। इसी फॉर्म के फर्दर हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल dy/dx, ये क्वेश्चन है। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको ऊपर ले जाओ, dx आ गया, -x dy इक्वल टू 0। देखो इस फॉर्म में लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि नहीं? कुछ नहीं किया, एक दूसरे पे वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक साइड ले गए, इक्वल टू 0 बना दिया। देखो ठीक है, mdx प्लस ndy फॉर्म में इस क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया। अब इस फॉर्म को हम एग्जैक्ट कब कहते हैं? कब एग्जैक्ट कहते हैं? अगर m को आप विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेट करो और n को विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेट करो और वो इक्वल आ जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। इक्वेशन नंबर 1 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ जी, एग्जैक्ट होने का मतलब क्या है वो देखो। हाँ जी, जैसे ये इक्वेशन है आपके पास, mdx प्लस ndy फॉर्म में है। चेक करो कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं। हाँ जी, m क्या हुआ यहाँ पे? mdx, m की वैल्यू ये हुई, n की वैल्यू ये हुई। चेक करो कि करली m बाई करली y इक्वल टू करली n बाई करली x आ रहा है? चेक करो। यस मैम 1 आ जाएंगे। हाँ जी, 1 आएगा। हाँ जी, ये देखो m को आप विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो 1 आंसर, n को विद रिस्पेक्ट टू x किया तो 1। अब यहाँ पे आ गया, आपको पता लग गया एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट का मीनिंग क्या है? यहाँ पे ये मीनिंग है कि आप इधर वाले पोर्शन को डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन लिख सकते हो। जैसे कि मैं डेरिवेटिव किसका लिखूं कि ये बन जाए? डेरिवेटिव आप लिखो एक्स वाई का। यस मैम। देखो कैसे, एक्स ऐसे ही रखा, वाई का डेरिवेटिव
कोल ਲਈ फिर ਜਾਂਦੇ y ਆ ऐसे रखा x का डेरिवेटिव ਚੁੱਕ के ऐसे ही करते हैं ना। कैसे करते हैं बोलो? डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई कैसे लिखेंगे? x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x y, as it is y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x। तो हमने इसको डेरिवेटिव लिख लिया ऑफ वन फंक्शन। एग्जैक्ट होने का मीनिंग यही है कि इट कैन बी रिटन एज df इक्वल टू 0। एक फंक्शन का डेरिवेटिव लिख के इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए, अगर ये df इक्वल टू 0 हो गया, कुछ नहीं, सिंपली इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड करना इंटीग्रेट। बोलो कितना है? इसको इंटीग्रेट किया, एक्स वाई रह गया अकेला, इधर सी कांस्टेंट लगा दो, तो ये आंसर आ गया। मैम जो ऊपर आपने dy बाय dx वाली इक्वेशन लिखी है वो तो एग्जैक्ट नहीं है ना? dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नो, प्लस दिस वाई इज स्क्वायर। नॉट एग्जैक्ट। अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो हम इसको df इक्वल टू 0 फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो फिर ऐसे फटाफट सोल्यूशन भी नहीं लिख सकते। हाँ, पर इसको चेंज कर सकते हैं हम, किसमें? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, यहां तक आ गया समझ एग्जैक्ट क्या है? मैम एक बार दोबारा बताओ ना, वो जो y dx और x dy आपने लिखा है इक्वल टू 0, हाँ, वो मतलब कैसे लिखा? देखो, जब मैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई लिखती हूँ, प्रोडक्ट रूल लगाओ नेहा, एक्स ऐसे डेरिवेटिव ऑफ वाई, फिर वाई ऐसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो ये जो क्वेश्चन है वो उसको डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन लिख दिया ना, जो ऐसे ये लिखा गया, इसी को ही बोलते हैं कि एग्जैक्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन। पर आप यही काम ना इसमें नहीं कर सकते नेहा, करके दिखा दो कि ऐसा कोई एक फंक्शन ढूंढ लोगे कि जिसमें ऐसे लिखा जा सके, वो आप नहीं कर सकते, बिकॉज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। ओके मैम। मैम जैसे यहाँ पर x और y ही दिया हुआ था, तो इसलिए हमने डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई लिया। अगर यहाँ कुछ और होता जैसे एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, तो हम उसी का डेरिवेटिव फंक्शन लेते। वो देख के करना पड़ता है, जरूरी नहीं कि तुम्हें हर बार ही इतना इजी दिख जाए। ये तो मैंने एक एग्जांपल बताई छोटी सी कि एग्जैक्ट का मीनिंग क्या है, समझ गए? है ना? आगे मैं ओके क्वेश्चन कराऊंगी, आप देखना एग्जैक्ट वाले, कि मुझे इतनी जल्दी फटाफट ये नहीं पता कि कैसे लिखना है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को करना कैसे है वो आगे हम करेंगे। यहाँ तो सिर्फ ये बताया ओके कि एग्जैक्ट होता क्या है, और अगर एग्जैक्ट, एक सिंपल सी एग्जांपल कि यहाँ पे एग्जैक्ट का क्या मीनिंग है। ठीक है, आगे देखो, ठीक है मैम। आगे देखो, फिर पता चलेगा। जैसे कि एक तो पहले बाय इंस्पेक्शन मेथड। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन कराती हूँ, एक मिनट। चेक करो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं। m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है, कर ली m बाय कर ली y किया तो x स्क्वायर आया।
करली n बाय करली x किया तो 3x² आया। हाँ जी देखो है, नहीं है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाना चाहते हैं ताकि इसका सॉल्यूशन लिखा जा सके। अब इसको एग्जैक्ट बनाने के बहुत तरीके हैं। देखो एग्जैक्ट, पहले तो एग्जैक्ट क्या होता है कि वी मल्टीप्लाई 1 बाय अ फैक्टर। हम पहली इक्वेशन को एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं विच मेक इट एग्जैक्ट, जिससे वो एग्जैक्ट बन जाए। और जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है दैट फैक्टर इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या कहते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढने के काफी तरीके हैं। देखो क्या, पहला, अगर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिख जाए तो आप उस केस में ट्राई करोगे कि कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन रहा है। समटाइम 1/x² होता है, कई बार 1/y², कई बार 1/xy, कई बार इनमें से कोई भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसका बन सकता है। आप क्या करोगे, पहले इससे मल्टीप्लाई करके देखोगे, करली m बाय करली y, करली n बाय करली x चेक कर लोगे, सेम आ गया तो इसको ले लोगे, अदरवाइज इसको फिर कल इसको। ठीक है, इसके बाद ऐसा हो अगर, इस केस में एक्स वाई की पावर n कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है, n की वैल्यू 1 2 3 रख के देख लोगे। और अगर ऐसा हो तो 1/x² प्लस y² की पावर n इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। बस आपको n की वैल्यू रख के देखना है कि कौन से वाला बने। देखो आया समझ में? दिस इज कॉल्ड बाय इंस्पेक्शन मेथड। लिख लिया यहां तक? लास्ट में क्या है, 1/x² प्लस y² की पावर n। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। मतलब हमेशा इसी में से कोई ना कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। बनेगा, हाँ इन्हीं में से। ठीक है, और इसके बाद 5 रूल्स है। इसके साथ साथ आपको 5 रूल्स भी करने हैं। क्या? पहला, mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 में इफ m and n are of same degree in x comma y, that is equation is homogeneous। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या होगा, 1/mx प्लस ny। दूसरा, ये तो समझ आ गया ना, अगर होमोजीनियस है, दोनों में m और n की जो x y की डिग्री है वो सेम है तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अगर mdx प्लस ndy को हम लिख सकते हो फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या होगा, ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तीसरा, इफ करली m बाय करली y अगर एक जस्ट फंक्शन ऑफ x हुआ तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेज टू पावर fx डी। चौथा मेथड, इफ मैम सेकंड दे लास्ट इक्वल टू 0।
हाँ जी हाँ ऑलरेडी जी, एम डी एक्स इक्वल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल है। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, वो इक्वल टू 0 तो होता ही है। ओके, उन्होंने सेम फॉर्म चेंज कर दिया। देखो ये 5 रूल्स है, नीचे तक दिख रहा है सबको ना? तो बहुत कंफ्यूजिंग है सारा कुछ। ऐसे ही लग रहा है, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं। ग्रेजुएशन किए कितना टाइम हो गया आपको? 16 में खत्म हुई थी ग्रेजुएशन। कोई ज्यादा गैप नहीं है फिर तो हमारे बीच में, मेरी 17 में खत्म हुई है, सॉरी 16 में। तो आप तो मेरे से भी बाद में आपने ग्रेजुएशन किया है, मैंने 15 में किया है। यस तो आप तो बस मेरे से 1 साल जूनियर ही हुए, ये तो आना ही चाहिए। उसके बाद क्या किया? मैम, एमएससी केमिस्ट्री पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस से। हम्म, ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए फिर आपको, थोड़ा तो याद आता ही होगा जब किया होगा। मैम थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, बट वो सारे मेथड्स इकट्ठे लिखे हुए हैं ना, इसलिए विदाउट सॉल्विंग एनी क्वेश्चन वो सारा डिफिकल्ट लग रहा है। अभी बिल्कुल, ये बात तो ठीक कही। अभी हम इसको कोई रट्टा नहीं मारने वाले, सिर्फ लिखे इधर क्वेश्चन चलेगा, एक एक क्वेश्चन सबके साथ करेंगे, ठीक है? ये देखो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, एक बार जब आपने दोबारा रिकॉल कर लिया ना, सब याद आ जाएगा। बाकी आपको पेपर में काफी क्वेश्चन इस हद तक शायद नहीं भी करने आए। अब जैसे आपको मान लो पेपर में यही क्वेश्चन आ गया, हाँ जी किस टाइप का है, पहले तो वो देख लोगे कि अगर टाइप अच्छे से पता लग रही है दैट इज गुड। अदरवाइज क्या करो, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, आप ना इसको घर से करके आना, होमवर्क है आपके लिए। हम फिफ्थ के लास्ट में क्या लिखे, a+h+1/m। ये मेथड है, मैं आपको इसको ये सारा बताऊंगी। ये क्वेश्चन ना मैं आपको जाते हुए होमवर्क दूंगी एक, ठीक है? अभी आप ये सीख लो पहले। अगर पेपर में कुछ है इस तरह का जल्दी से दिख रहा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो, अगर नहीं दिख रहा तो एक और तरीका है करने का। हाँ जी, किस टाइप का क्वेश्चन लग रहा है ये? देखो इसकी डिग्री कितनी है? 3 मैम। 50। इसकी 3 होमोजेनियस। बस होमोजेनियस पहला केस हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा? एम अपन 1/mx प्लस 1/n। ny। देखो -1/5 की y की पावर 4 इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं आ गया? आ तो गया, बस खत्म। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद सॉल्यूशन देखो इन सबके केस में कैसे लिखना है। जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया हो, mdx प्लस ndy इक्वल टू 0। पहले तो जो आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, पहले ये देखो कि ये एग्जैक्ट थी क्या, ये एग्जैक्ट थी?
देखो करली एम बाई करली वाई निकालो, करली एन अपॉन करली एक्स नहीं है, 3x। तभी हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दो इस सारे को इससे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करता है, जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसको क्या बना देता है, एग्जैक्ट बना देता है। इससे मल्टीप्लाई करो कितना आया, देखो चेक करो मल्टीप्लाई करके इतना है। जल्दी से अब इसका करली एम अपॉन करली वाई निकालो जल्दी से। करली एन अपॉन करली एक्स निकालो, सेम आ गया कि नहीं, 12 आ गया। तो मतलब अब ये बन गई एग्जैक्ट। अब जैसे नेहा ने पूछा था कि अगर ये एग्जैक्ट बन जाए तो क्या मैं जल्दी से एक डी एफ ऐसे करके फटाफट लिख सकती हूँ, हाँ जी बताओ लिख सकती हूँ, किसी का इतना दिमाग चल रहा है, हाँ जी। नेहा इतनी जल्दी हम नहीं लिख सकते, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें आता नहीं ना कि इतने फंक्शन हमें कहाँ याद है कि इसको एक फंक्शन की डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख दूं मैं, मुझे नहीं लिखना आ रहा, समझ रहे हो कि हमें लिखना नहीं आ रहा, कोई और एक ऐसा डिफिकल्ट सा फंक्शन बनेगा। हाँ पर डेफिनेटली डी एफ इक्वल टू 0 फॉर्म में अब लिखा जा सकता है, अगर किसी को आता हो तो वो लिख ले। हाँ पर यहाँ से अब हम डायरेक्ट सोल्यूशन लिख सकते हैं, कहीं तो हम यहाँ इसको इस चेन में करके एफ इक्वल टू सी का सोल्यूशन लिखते थे। अब इसका सोल्यूशन पता कैसे लिखेंगे, देखो जी इसका सोल्यूशन लिखने के लिए एफ डी एक्स, यहाँ पे y को कांस्टेंट ट्रीट करोगे, क्या करोगे y को कांस्टेंट, और एन डी वाई में निग्लेक्ट टर्म कंटेनिंग x इक्वल टू सी, ये आंसर होगा। हाँ जी अब ये बन गया था मेरे पास एग्जैक्ट। पहले में क्या कहा, एमडीएक्स वाले में y को कांस्टेंट ट्रीट करना, तो लिख दो माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई क्यूब डी एक्स, वाई क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। फिर क्या कहा, इसको भी इंटीग्रेट करो पर निग्लेक्ट द टर्म कंटेनिंग एक्स, इसमें एक्स बैठा है कि नहीं बैठा बताओ, बैठा है, हाँ फर्स्ट जी। टर्म में तो है आप इसको सेकंड में नहीं है, निग्लेक्ट कर निगलेक्ट दोगे, कर छोड़ दो। दोगे, छोड़ दिया, प्लस जो नहीं है विदाउट एक्स वाली फॉर्म है ये वाली, उसको लेके इक्वल टू सी आंसर लिखो। आया समझ में कुछ, कैसे लिखेंगे आंसर। अब y कांस्टेंट मान के इसको इंटीग्रेट कर दो, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, करो x³/3y³ प्लस इसका इंटीग्रेशन log y। इक्वल टू सी, दिस इज माय आंसर, खत्म। देखो जी आ गया समझ, मैम सबसे पहले हमने चेक करना है कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, उसके बाद बता इंटीग्रेटिंग वही फैक्टर बता ढूंढ के इससे वही मल्टीप्लाई बता करना। वही बता प्रोसीजर देखो क्या है, चेक इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट, सेकेंडली इफ नॉट, अगर नहीं है फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पता कर लिया। तीसरी बात मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसको मल्टीप्लाई कर दो। फिर चौथा चेक करो कि एग्जैक्ट बन गई कि नहीं, बनी जाएगी वैसे तो, ठीक है। देन राइट सोल्यूशन, सोल्यूशन कैसे लिख रहा है, एम डी एक्स का इंटीग्रेशन एम डी वाई का इंटीग्रेशन इक्वल टू सी, यहाँ को y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, यहाँ पे निग्लेक्ट टर्म कंटेनिंग x, देखो आया समझ प्रोसीजर।
ठीक है। मैम जो निग्लेक्ट करनी है वो टर्म लिखनी नहीं है। हाँ, निग्लेक्ट का मतलब यही हुआ ना। ठीक है सुरुचि। हाँ जी मैम जिਵੇਂ x क्यूब अपॉन 4 y 4 ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ x क्यूब ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਕੇ 1 ਓਵਰ y 4 ਲਿਖਾਂਗੇ। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं पूरी ही छाड़ देंगे जे चेक्स आ गया, छाड़ देनी है वो। इसको बोलो कैसे करेंगे, पहले चेक करो एग्जैक्ट है कि नहीं। दिस इज माय m एंड दिस इज माय n। हाँ जी, m को विद रिस्पेक्ट टू y करो, ये आ गया। m को विद रिस्पेक्ट टू x करो, आया सेम। नॉट एग्जैक्ट, क्या पता करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कोई इनमें से लग रहा है कि बनेगा? सेकंड ये वाली वाला। फॉर्म देखो, सेकंड। देखो 1 को कैसे लिख सकती हूँ, एक्स वाई की पावर 0, एक्स वाई की पावर 1 तो दे ही रखी है, साथ में वाई डी एक्स, यही बना ना, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स। अगला देखो, एक्स वाई की पावर 0, तभी तो 1 लिखा हुआ है, फिर एक्स डी वाई इक्वल टू 0 बन गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, एम एक्स माइनस एन। माइनस एन वाई। एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू तो ये आया, मैम इसमें साथ में वाई भी था, वो हम नहीं लेंगे। हाँ वही मैंने लिखना भूल गई, यहाँ पे वाई आएगा, यहाँ एक्स आएगा, वाई एक्स प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र, ये कट गया। 1/2 x² वाई स्क्र इंटीग्रेटिंग फैक्टर आइए, अब कितना आया, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो ठीक है, आ गया समझ। हाँ जी। अब क्या करोगे आप, जो गिवन इक्वेशन है उसको किससे मल्टीप्लाई। मैम मैम जैसे ये नहीं पता चलेगा इंटीग्रेट पेपर में जाके कि ये वाली इक्वेशन का ये लगना ये, फिर मैम कैसे पता करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर एक ये ऑप्शन है कि जो नीचे ऑप्शन आपको आंसर में दे रखी है उसको उससे मल्टीप्लाई करके चेक करो, जैसे चलो ये आप कर लोगे ना, अब इसका सोल्यूशन लिख लोगे, ठीक है, हाँ जी लिख लेना इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद इसका सोल्यूशन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको ऐसा कराती हूँ कि आप उस क्वेश्चन को पहले अपना जोर लगा लो, जितना लगा सकते हो, क्वेश्चन होगा नहीं, फिर मैं आपको उसमें बताऊंगी कि पेपर में जाके लास्ट ऑप्शन क्या है। पर इसका मतलब ये नहीं सुरुचि कि तुम ये वाले फॉर्मूले पढ़ के ना जाओ, कई बार क्वेश्चन इतना इजी होता है कि फिर तुम ऑप्शन चेक करने में बड़ा टाइम वेस्ट कर, समझ आई बात। हाँ जी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करो, चलो। मैम दोनों जगह dx है। ओहो, पता करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
एक चीज और अच्छे से देखो कि यहाँ पे सिंगल एक्स बैठा है, दिख रहा है? तो आप इसको ऐसे नहीं बना सकते dx ओवर dy से डिवाइड कर दो, और वाई स्क्वायर से भी डिवाइड कर दो। इसको इधर ले आओ, ये कुछ देखी पहचानी नहीं लग रही? बर्नौली इक्वेशन। बर्नौलीस। लैग्रांज नहीं बन गई dx ओवर dy, x फिर फंक्शन ऑफ y। यस मैम, सेकंड इस केस फॉर्म में ऑफ इंटीग्रेटिंग लैग्रांज। फैक्टर क्या होता है? IF क्या होता है? p e raised e to raised power to power e इंटीग्रेशन raised p to dy। हाँ, कितना आंसर आ गया? y y आ में आ गया जाएगा, इंटीग्रेट। y क्या आ y जाएगा। में से कोई आंसर है? क्या y नो कोई मैम, आंसर है? नो मैम। नहीं तो आपने है, बट इंटीग्रेटिंग e फैक्टर raised to power निकाला। है। हाँ, क्या? मैम y ओनली नहीं है, e raised to power है ना सारे। log y आ गया, log से e कट के y आंसर आ गया। हाँ, y ओनली आंसर। हाँ हाँ, तो बताओ y क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आंसर में? नहीं। तो फिर पहले ये देखो कि किसी भी इक्वेशन के एक से ज्यादा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि हमने अभी की नहीं थी इंस्पेक्शन मेथड से चार चार लिखे थे उसके, है ना? तो एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक तो y आ रहा था जो बैठा नहीं। अब आप इसको ना किसी भी मेथड से करके देख लो, इसमें से कोई भी नहीं बनेगा, देख लो करके, अगर लग रहा है कोई भी नहीं बनने वाला। ठीक है, तो इसमें आंसर पता कैसे निकलेगा? आप पहले e रेज टू पावर x को इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान के सारे से मल्टीप्लाई कर दो, देखो एग्जैक्ट आया कि नहीं आया। जैसे इसका आंसर ये है c, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। ये आपका क्या हुआ? m, ये क्या हुआ? n। करली m बाय करली y निकालना, कितना आया? e रेज टू पावर एक्स वाई एज इट इज, y का 2y, y स्क्वायर एज इट इज e रेज टू पावर एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो x आ जाएगा आंसर। तो e रेज टू पावर एक्स वाई, मैम ई रेस्ट पर एक्स वाई तो वाई यू इनटू ठीक है। यहाँ पे आ गया 2y स्क्वायर एक्स आ गया। करली n बाय करली x निकालो, e रेज टू पावर एक्स वाई एज इट इज, इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया तो y आंसर, प्लस e रेज टू पावर एक्स वाई 1 प्लस एक्स वाई एज इट इज, इसका विद रिस्पेक्ट टू x करना, साथ में y आएगा, है ना? तो e रेज टू पावर एक्स वाई कॉमन निकाल के y प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो ये बन गया e रेज टू पावर एक्स वाई 2y एक्स वाई स्क्वायर। एक ये देखो सेम आ रहा है, चेक करो सेम आ रहा है। यस मैम। तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, क्योंकि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये एग्जैक्ट बन गए। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे भी करना पड़ेगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप ऊपर मल्टीप्लाई करो और चेक कर लो फटाफट। देखो आई समझ? टाइम कितना हो रहा है? इस क्वेश्चन में सिर्फ हमने इंटीग्रेशन फैक्टर ही पूछा था। हाँ जी, सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछा था, सोल्यूशन नहीं पूछा। मैम ज्यादातर क्वेश्चन ਸਾਨੂੰ ਆਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਹੀ ਆਣਗੇ ਨਾ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਆਣਗੇ ਮੈਮ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪੁੱਛੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰਲੀਨ, ਸੌਰੀ ਸੁਰੂਚੀ। ਅੱਛਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈक्टर ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ क्वेश्चन ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
फटाफट नीचे ऑप्शन ऊपर मल्टीप्लाई करके देख लियो जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇਹੀ ਮੈਥਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਆਂਦੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੇ ਮੈਮ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਆ ਜੇ। ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੁਰੂਚੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬੱਚੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ 1 upon this ਕਰਕੇ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਕਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਕੱਢੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ। ਹਨਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਪਲੱਸ ਇਹ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅੱਜ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। कोई गल मैम नहीं, बाकी नीचे वाले 3 कल करा दूंगी। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ। यार ये भी तभी तो मोर देन वन ऑप्शन लेके चल रहे हैं कि आप पे एक तो आपको वैसे सोल्यूशन भी निकालना आना चाहिए और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाय ऑप्शन कैसे करना है। बाय ऑप्शन ही मुझे लगता है कई बार आप ऑप्शन देखना कि अगर मान लो ऑप्शन ऐसी बैठती है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स, कितना इजी है इनको इंटीग्रेट करना। तो आप यहीं से क्यों नहीं करते, फिर क्यों सोल्यूशन निकाले जब इतने इजी फंक्शन बैठे हैं। बात ये है कि आपको उनकी डेरिवेशन इजीली आनी चाहिए, ऐसे ना हो कि कोई गंदा सा फंक्शन हो आप उसको डेरिवेट करने बैठ गए। समझ गए? अगर इजी ऑप्शन दिख रही है तो बाय ऑप्शन कर लो। मेथड ना लगाओ फिर, बाकी कल करते हैं। यहीं तक प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन। ठीक है जी, नाउ यू कैन लीव द क्लास।